हेलो इंडिया, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश और हेलो इंडिया की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बिहार के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी पटना में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के दौरे पर हैं देश के होम मिनिस्टर अमित शाह। राजधानी पटना में कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे हिसुआ नवादा में रैली करेंगे अमित शाह। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हिंसा के चलते अमित शाह का सासाराम दौरा रद्द कर दिया गया है। सासाराम में सम्राट अशोक को लेकर प्रस्तावित था कार्यक्रम, लेकिन सासाराम का जो दौरा है वो रद्द कर दिया गया। बताया जा रहा है कि हिंसा की वजह से ये फैसला लिया गया। हालांकि इसमें काफी सियासत भी तेज हो गई है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। शोभा यात्रा के दौरान, रामनवमी का जब दिन था, शोभा यात्रा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा हो गई थी। दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए थे, पत्थरबाजी हुई थी, आगजनी हुई थी और हिंसा ने काफी विकराल रूप धारण कर दिया था, जिसके बाद पुलिस बल वहां पर तैनात करना पड़ा। और इसी हिंसा के चलते अमित शाह का सासाराम का जो दौरा है वो रद्द कर दिया गया। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, बिहार के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो आज बिहार के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। राजधानी पटना में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे अमित शाह। सासाराम का दौरा उनका रद्द कर दिया गया है, लेकिन दोपहर 2 बजे हिसुआ नवादा में अमित शाह रैली करने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिंसा के चलते अमित शाह का सासाराम का दौरा रद्द करना पड़ा। रामनवमी के दिन शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसकी वजह से तनाव का माहौल देखा जा रहा है। सासाराम में सम्राट अशोक को लेकर प्रस्तावित था कार्यक्रम अमित शाह का, लेकिन उसको रद्द करना पड़ा। अब इसमें सियासी बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। महागठबंधन की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, दोनों तरफ से जो नेता हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं। तो बिहार के 1 दिवसीय कार्यक्रम पर दौरे पर हैं अमित शाह। 6 महीने की अगर बात की जाए तो इस दौरान शाह की 5वीं बिहार की यात्रा है। तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और हम आपको बता रहे हैं कि अमित शाह का बिहार का जो दौरा है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों अहम है। इससे पहले 25 फरवरी को गृह मंत्री बिहार आए थे। 6 महीनों की अगर बात की जाए तो ये 5वां दौरा है। वाल्मीकि नगर में जनसभा को संबोधित किया था। पटना में किसान मजदूर समागम को भी संबोधित किया था अमित शाह ने। तो 6 महीने के दौरान शाह की ये 5वीं यात्रा है बिहार की। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार में लोकसभा की, जैसा कि आप जानते हैं कि 40 सीटें हैं। फोकस है, अगले साल चुनाव होने हैं लोकसभा के, और इससे पहले पूरा फोकस जो है वो बिहार पर है भारतीय जनता पार्टी का। तो अमित शाह 6 महीने में 5वां दौरा है उनका। चुनावी रैली को भी कह सकते हैं कि रैली को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। साथ ही साथ सासाराम उनको जाना था, लेकिन सासाराम का दौरा रद्द करना पड़ा अमित शाह का, क्योंकि रामनवमी के दिन हिंसा हो गई थी। तो आज बिहार के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। राजधानी पटना में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे अमित शाह। बढ़ते आगे, पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा के बाद पड़ोसी राज्य बिहार भी सांप्रदायिक हिंसा में जल उठा है। पहले सासाराम और फिर उसके बाद नालंदा और अब कुछ अन्य जिले भी सांप्रदायिक हिंसा की आग में जल रहे हैं। उपद्रव फैलाने के आरोप में पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा बलवाइयों को धर दबोचा है। वहीं सुशासन बाबू के सुशासन पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। आज राज्य के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि अमित शाह के सासाराम दौरे में राज्य सरकार ने सुरक्षा मुहैया कराने से इंकार किया। पूरे मामले पर सीएम नीतीश ने क्या कुछ कहा, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। तो बिहार में बवाल है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार का दौरा करने वाले हैं। हालांकि वो सासाराम नहीं जाएंगे। सासाराम हिंसा को देखते हुए उनके दौरे को रद्द कर दिया गया। के बारे में पता चला सासाराम, और वहां के बारे में तो तत्काल एक एक तरह से करके तुरंत कंट्रोल किया। लेकिन कल देर शाम में
6 बजे बिहार शरीफ वाला जो पता चला है, और तत्काल सब लोगों को तुरंत हमने पूछना शुरू किया, तो वहां भी कंट्रोल किया। लेकिन हमने कह दिया कि कौन गड़बड़ करता था इधर उधर, उस सब के बारे में ठीक से जानकारी लीजिए, जांच करिए, क्योंकि सब तरह का तो घटना होता नहीं था। सब दिन बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रहा था, आप जानते ही ना, वर्षों से सब ठीक ठाक, थोड़ा बहुत इधर उधर करता था, उस पर एक्शन भी तुरंत करते थे ये लोग। इस बार आज काहे कर रहा था इतना, तो हमने कहा सब तरह से पूरे तौर पर देखिए, और बड़ा तकलीफ हुआ। जैसे पता चला हम लोग उसी के लिए एकदम बिल्कुल अलर्ट एक एक बात कर रहे थे, और सब लोग बड़ा तेजी से काम कर रहा। तब वो सब नहीं, और कोई गड़बड़ जो भी किया है वो सबको वो पता करके एक्शन लेगा अपने ढंग से, जो उसका अधिकार है। तो हमने कहा कि जरूर तेजी से देखिए इसका। नहीं, गलत बात है, गलत, वो बात गलत बात है। कोई भी केंद्र के मंत्री आते हैं तो उनके सुरक्षा के लिए नहीं दिया जाता है, ये कई फालतू बात है। ये कोई राज्य सरकार का ऐसा नहीं, ये सब कुछ नहीं। जब भी आए हैं या जो केंद्र राज्य सरकार की जिम्मेदारी है वो सब करती है, वो सब बात नहीं है। अब आप अपने मर्जी से अपना काम करते हैं, कोई बात नहीं, वो सरकारी चीज तो है नहीं। लेकिन कोई भी करते हैं तो उसमें कोई केंद्र सरकार के नहीं, कभी नहीं। हमेशा हम लोग इन सब चीजों का सबका ध्यान रखते हैं। अब वो लोग ध्यान न रखें वो अलग बात है, लेकिन हम लोग सब लोगों का ध्यान रखते हैं, और कहीं से नहीं सरकार की तरफ से होता कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आश्रित कब अपना किए होंगे, कोई और कारण होगा, ये हमको नहीं पता है। आ काहे के लिए रहे वो जाने, आप नहीं आए हैं तो वो जाने, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से हर तरह का ये रहता है। लॉ एंड ऑर्डर, आप जरा सोचें, लॉ एंड ऑर्डर कहीं बिगड़ा है? आप तो पूरे तौर पर देख लिए, ये चीज लॉ एंड ऑर्डर से ले तो बदमाशी करना है ना, ये आपस का झगड़ा करना, ये साधारण बात नहीं ना, ये तो कुछ भी गड़बड़ किया है, तो उसके लिए तो पूरे तौर पर सब तरह से लोग देखेगा उसको, और यहाँ पर बाकी सब कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है। तो नीतीश कुमार को आपने सुना, उन्होंने कहा ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, ये बदमाशी हो रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का जो दौरा था उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। चलिए बढ़ते आगे। साल 2022 में भी रामनवमी पर हिंसा भड़की थी। साल 2022 में 7 राज्यों में भारी बवाल हुआ। गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड में बवाल हुआ। राजस्थान, गोवा और कर्नाटक में भी हिंसा भड़की। शोभा यात्रा के दौरान पथराव की घटनाएं हुई। ये हम आपको साल 2022 की बात बता रहे हैं, पिछले साल की बात बता रहे हैं, जब रामनवमी में 7 राज्यों में हिंसा बढ़ गई थी। गुजरात में पथराव के बाद हिंसा में एक शख्स की मौत भी हो गई थी। तो 2022 के हम आपको आंकड़े दे रहे हैं, जहां 7 राज्यों में हिंसा भड़क गई थी। यही रामनवमी का दिन था। शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और 2 समुदाय के जो लोग थे वो आपस में भिड़ गए थे, पत्थरबाजी हुई थी। वहीं झारखंड में भी रामनवमी के दौरान हुई हिंसा में हल्दी पोखर इलाके में जमकर हंगामा होने की खबर है। 2 समुदाय के बीच जमकर मारपीट और पथराव की खबर है। रामनवमी के जुलूस पर पथराव की घटना के बाद दोनों गुटों में तनाव बरकरार है। विरोधी दल इसे जहां हेमंत सरकार की विफलता करार दे रहे हैं, तो वहीं प्रदेश सरकार अपना बचाव करती नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जुलूस के बाद हिंसा जब भड़क गई थी, आप लोगों को भागते हुए भी देख सकते हैं। शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, लोग अपने बच्चों के साथ भी मौजूद थे। ये भी तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। पुलिस बल भी तैनात है, यहां पर सुरक्षाकर्मी भी तैनात है, उनको भी चोट आई है। तो पथराव में सीओ समेत कई लोग घायल हो गए। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जमशेदपुर में रामनवमी जुलूस के दौरान जब हंगामा हुआ था। घटना की मैं निंदा करता हूं, और मैं यह भी कहता हूं कि प्रशासन उन लोगों को चिन्हित करे जो लोग पथराव किए हैं, क्योंकि इस राज्य में संवेदनशील सरकारें काम कर रही है और समाज को तोड़ने की, सामाजिक समरसता को भंग करने की आजादी महागठबंधन सरकार में किसी को भी नहीं है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। तो प्रशासन का यह काम है, प्रशासन उन व्यक्तियों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करे जिन लोगों ने पथराव जैसे घृणित काम करने का प्रयास किया है। राज्य की सरकार हेमंत सोरेन कांग्रेस और आरजेडी इसके लिए जिम्मेवार है, सामाजिक तनाव पैदा करने के लिए। जब जब भाजपा की सरकार रही झारखंड में, कभी कम्युनल डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, लेकिन जब जब इनकी सरकार आती है तब तक इस प्रकार की परिस्थितियां झारखंड में निर्माण होती है, और इसके लिए हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी दोषी है।
मंत्री जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उनका जो प्रशासन है वो पार्टीशन है, वो इम्पार्शियल नहीं है, वो बहुसंख्यक समाज का विरोधी है, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो मंत्री जी की सिर्फ स्वीकार करने से क्या ये बात समाप्त हो जाती है? उन अधिकारियों का भी नाम बताना चाहिए था मंत्री जी को और कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को मुख्यमंत्री जी के आने तक 3 तारीख तक टाल दिया ताकि ये पूरा चीज ठंडे बस्ते में चला जाए। हम तो आरोप लगाते ही थे, मंत्री भी कह रहे हैं कि प्रशासन ने हिंदू विरोधी कार्य किया, हिंदू भावनाओं को आहत किया, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। यही हेमंत सरकार की असलियत है। चलिए बढ़ते आगे, बात महाराष्ट्र की करते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति की करते हैं। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की संयुक्त सभा आज होगी। वज्रमूठ सभा का आज संभाजी नगर में आगाज होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की संयुक्त सभा आज होगी। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की संयुक्त सभा है ये। संभाजी नगर में तीनों घटक दल करेंगे जनसभा। शिंदे फडणवीस सरकार के विरोध में MVA की रैली होगी। भीड़ जुटाने के लिए तीनों दलों के नेता जुटे। ठाकरे गुट के नेता उद्धव ठाकरे सभा में मौजूद रहेंगे। एनसीपी नेता अजित पवार भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस नेता नाना पटोले सभा को संबोधित करेंगे। तो महाविकास आघाड़ी की जनसभा आज होने जा रही है। संयुक्त सभा आज होगी जिसमें तीनों दलों के नेता जो है वो वहां पर उपस्थित रहेंगे। तीनों दलों के जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। एनसीपी नेता अजित पवार मौजूद रहेंगे, उद्धव ठाकरे मौजूद रहेंगे। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो नाना पटोले जो है इस सभा को संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वज्रमूठ सभा को आज संभाजी नगर में इसका आयोजन होने जा रहा है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की एक संयुक्त सभा है जिसका आयोजन होने जा रहा है। कार्यकर्ता इसमें जुटेंगे। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से। लखनऊ में बीएसपी की अहम बैठक आज होने जा रही है। पार्टी सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। तो लखनऊ में बीएसपी की अहम बैठक होने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी की बैठक होने जा रही है। मायावती की अध्यक्षता में बैठक होगी। सबसे बड़ी चीज क्या है? यूपी निकाय चुनाव की रणनीति पर मंथन होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 की चुनावी तैयारियों पर चर्चा होगी। एकला चलो रे की नीति पर चलेगी बहुजन समाज पार्टी। 2007 में बीएसपी अकेले चुनाव लड़ी थी। किसी भी दल से गठबंधन नहीं किया था बीएसपी ने। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। 2007 में बीएसपी अकेले चुनाव लड़ी थी। निकाय चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर बीएसपी की अहम बैठक है। अगली बड़ी खबर राजस्थान से है। राजस्थान से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। राजस्थान विधानसभा को आज मिलेगा नेता प्रतिपक्ष। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान विधानसभा को आज नेता प्रतिपक्ष मिलेगा। बीजेपी ने राजेंद्र राठौर का नाम फाइनल कर लिया है। नेता प्रतिपक्ष के नाम का आज औपचारिक ऐलान हो जाएगा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष की असम के राज्यपाल पर नियुक्ति हो गई है। गुलाब चंद कटारिया के जाने के बाद से यह पद खाली पड़ा हुआ है। विधायक दल की बैठक में आज इस बात का ऐलान हो जाएगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष, नया नेता प्रतिपक्ष मिलेगा राजस्थान विधानसभा को, क्योंकि गुलाब चंद कटारिया जो कि पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, उनको असम का राज्यपाल बना दिया गया है, जिसकी वजह से पद रिक्त हो गया था। अब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने फैसला ले लिया है। राजेंद्र राठौर का जो नाम है वो फाइनल कर लिया गया है। तो नेता प्रतिपक्ष के नाम का आज औपचारिक ऐलान हो जाएगा। हालांकि राजस्थान में भी चुनाव के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, लेकिन बीजेपी ने अपने नेता प्रतिपक्ष का नाम का ऐलान कर दिया है। राजेंद्र राठौर को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। राजस्थान से अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। बात करें एमपी की, बीजेपी की सरकार की, तो कुछ महीनों को छोड़ दें तो बीते 2 दशकों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। आगामी चुनाव को देखते हुए बीजेपी के स्टार प्रचारक पीएम मोदी कल भोपाल में वंदे भारत एक्सप्रेस को उन्होंने हरी झंडी दिखाई, रवाना किया उसको। जनसभा को संबोधित करने से पहले पीएम मोदी ने इंदौर हादसे पर दुख जताया और कहा कि जो श्रद्धालु जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है, मैं उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं और मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत नई सोच, नई तकनीक की बात करता है और ये हम देशवासियों के संतुष्टिकरण में समर्पित है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। वंदे भारत एक्सप्रेस से भोपाल और दिल्ली के बीच का सफर और तेज हो जाएगा। ये ट्रेन प्रोफेशनल्स के लिए,
नौजवानों के लिए, कारोबारियों के लिए नई नई सुविधा लेकर के आएगी। बढ़ते आगे, बेमौसम बारिश की वजह से किसानों को खासा नुकसान हुआ है। आम, लीची, सेब की बागवानी में 40 से 50% नुकसान हुआ है। साथ ही गेहूं, सरसों, मटर और मसूर की फसल को 20 से 30% नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं इसको देखते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा विभाग और कृषि विभाग को नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने आश्वस्त किया है कि आकलन के बाद किसानों को मुआवजा राशि दी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, यह कहना है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, क्योंकि बेमौसम बारिश की वजह से किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, फसलों को काफी नुकसान हुआ है और कह सकते हैं कि आर्थिक तौर पर भी एक तरीके से देखा जाए तो किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी का यह कहना है कि मुआवजा दिया जाएगा किसानों को जिनकी फसल बर्बाद हो गई है बेमौसम बारिश की वजह से। कल जो पिछले 24 घंटे में काफ़ी तेज बारिश कुछ स्थानों पर हुई है, इससे किसानों की फसलों का भी नुकसान हुआ है, विशेषकर गेहूं की और जो अन्य जो मौसमी खेती है उन सभी को नुकसान हुआ है। उसके लिए कृषि विभाग को और आपदा प्रबंधन विभाग मिलकर उसका आकलन करवाने के लिए कहा है। आकलन होते ही निश्चित रूप से जो भी सहायता सरकार की तरफ से होती है वो सहायता हम लोग करेंगे। बात अब हावड़ा हिंसा की करते हैं। सीआईडी को सौंपी गई है हावड़ा हिंसा की जांच। अब तक 45 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया जा चुका है। शिवपुर इलाके में लगातार 2 दिन हिंसा हुई और उसके बाद अब जांच जो है वो सीआईडी को सौंप दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साथ ही साथ इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं हावड़ा की तस्वीरें हैं, ये पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं जहां पर हिंसा हो गई थी, 2 गुट आपस में भिड़ गए थे, जिसके बाद आगजनी हुई थी, पथराव हुआ था और यहां पर 2 समुदाय के जो लोग थे वो आपस में भिड़ गए थे। तो सीएम ममता बनर्जी ने सीआईडी को जांच के आदेश दे दिए हैं। 45 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 दिन तक यहां पे लगातार हिंसा हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्स यूनिवर्सिटी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान है। इसके साथ समाज सेवा में भी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी के लिए जाना जाता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जयपुर में निम्स यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज सिंह ने पापड़ के बालाजी घुमंतु बस्ती में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें गरीब और जरूरतमंदों की निःशुल्क जांच की। इस शिविर में निम्स यूनिवर्सिटी के कई डॉक्टर्स ने मरीजों की सेहत की जांच की। शिविर का आयोजन दोपहर 1 बजे से शाम 6:30 बजे तक किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बा राम थे। निःशुल्क चिकित्सा शिविर में आंखों की जांच समेत अन्य सभी प्रकार की जांच की गई। साथ ही मरीजों को निःशुल्क चश्मे और दवाइयां भी वितरित की गई। इस दौरान निम्स यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज सिंह ने जरूरतमंद लोगों को 1 लाख का चेक भी वितरित किया। तो निम्स के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज सिंह की बड़ी पहल यहां पर देखने को मिली। निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इसमें मुफ्त में सभी प्रकार की जांच की गई। एक बड़ा छोटा सा प्रयास है हमारा और मैं समझता हूं कि मेरे अग्रजों का जो एक मार्गदर्शन रहता है वो हमेशा ही मेरे लिए प्रेरणा स्रोत का काम करता है। मुझे लगा जब मैं पिछली बार बस्ती में आया कि ये बच्चे और जो बस्ती के लोग हैं उनको कहीं कुछ ना कुछ आवश्यकता है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो छूट रही हैं। तो मुझे लगता है कि समाज से जो मैंने लिया है, जो मेरे बड़ों का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ, मेरा फर्ज बनता है कि मैं कुछ ना कुछ किसी रूप में उसको वापस करूँ। माननीय महावीर जी ने, माननीय महेंद्र जी ने और निम्बाराम जी भाई साहब ने जो हमें एक मार्गदर्शन यहाँ पे दिया, उसके चलते हुए हम लोगों ने जो मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ पे दी, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बस्ती के बच्चों का, बस्ती की महिलाओं का, बस्ती के बुजुर्गों का कुछ ना कुछ लाभ जरूर इससे होगा। आज मैं समझता हूँ कि 200 से ज्यादा जो है मरीजों ने यहाँ पे अपने को दिखाया और ये एक छोटी सी शुरुआत है, लेकिन मैं समझता हूँ इस शुरुआत के माध्यम से हम लोगों ने कम से कम एक संचेतना का जो है संचार तो किया ही होगा। यहाँ पे हम लोग आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे और जो भी छोटा प्रयास हमारे से हो सकेगा उसमें हम लोग अपना योगदान जरूर देंगे। तमिलनाडु सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम ने कहा कि डॉक्टर, नर्स, चिकित्सा कर्मी, मरीज और तीमारदारों के लिए मास्क अनिवार्य किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग सुनिश्चित करे कि करीब 11,300 स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में आदेश का पूरी तरह से पालन हो, क्योंकि संक्रमण की शुरुआत अस्पतालों से ही होती है। इसलिए एहतियात के तौर पर 1 अप्रैल से मास्क लगाने को अनिवार्य किया जाए। आपको बता दें कि मौजूदा समय में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट XBB और BA.2
H5N1 केवल तमिलनाडु में नहीं बल्कि भारत और दुनिया के अन्य देशों में भी लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअली तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई जिलों के पार्टी कार्यालयों का उद्घाटन किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार, केंद्रीय मंत्री जय किशन रेड्डी समेत कई पदाधिकारी भी वर्चुअली मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और देश भर के हर जिले में कार्यालयों का निर्माण किया जा रहा है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 108 कार्यालयों का निर्माण किया जा रहा है क्योंकि पार्टी राज्य में संगठन के रूप में विस्तार कर रही है। देश में 500 बीजेपी कार्यालय पहले ही बन चुके हैं जो सिर्फ कार्यालय नहीं बल्कि संस्कार केंद्र है। पुडुचेरी को राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार से मांग की गई। इसी कड़ी में विधानसभा में 14वीं बार सरकार के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। सीएम एन रंगासामी के अपील के बाद राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया गया था। प्रस्ताव पहले निर्दलीय सदस्य जी नेहरू की तरफ से निजी सदस्यों के प्रस्ताव के रूप में पेश किया गया था, जिसमें पुडुचेरी को राज्य का दर्जा देने की मांग की गई थी, जिससे कि एक केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण सरकार के सामने आने वाली कई बाधाओं को दूर किया जा सके। कर्नाटक में लंबानी समुदाय के लोगों ने प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। लंबानी समुदाय का प्रदर्शन एससी समुदाय के आंतरिक आरक्षण को लेकर था। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कालबुर्गी जिले में भारी हंगामा किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सीएम बोम्मई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके पोस्टर भी जलाए। आपको बता दें कि सीएम बोम्मई ने 24 मार्च को कैबिनेट बैठक के बाद लगभग 101 जातियों के लिए 17% अनुसूचित जाति कोटे में आंतरिक आरक्षण की घोषणा की, जिसके बाद सरकार के फैसले का कई समुदाय के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव वाई सत्य कुमार की कार पर पथराव की घटना के समय सत्य कुमार किसानों की बैठक में शामिल होने जा रहे थे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम उन किसानों से मिलने अमरावती गए थे जिनके आंदोलन को 1200 दिन पूरे हो गए। मैंने उनके समर्थन में भाषण दिया। वापस लौटते समय रास्ते में पुलिस ने मेरी कार को जांच के लिए रोका और वाईएसआरसीपी के कार्यकर्ताओं का एक समूह जो था वो हमारे पास आया और इस दौरान हमारी कार पर लाठी और पत्थरों से हमला किया गया। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम पर हमला करने की योजना बनाई गई। मैंने डीजीपी को फोन किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। पुलिस ने भी हमारे लोगों को पीछे धकेला। वाईएसआरसीपी नेताओं की कठपुतली के रूप में काम करने वाली पुलिस इस घटना के लिए जिम्मेदार है। इस मामले पर सीएम जगन मोहन रेड्डी को जवाब देना चाहिए। पश्चिम गोदावरी जिले में आदिवासी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, जहां उनकी मांग थी कि अनुसूचित जाति सूची में बोया, बाल्मीकि, बोंटू, उड़िया जातियों को शामिल न किया जाए। इसके लिए बंद का ऐलान भी किया गया था। बंद के ऐलान की वजह से काफी देर तक आवागमन बाधित रहा। विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि राज्य सरकार निर्दोष आदिवासियों के कानूनों और आरक्षण को रौंदने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस कड़ी में पहली बार बीजेपी पदाधिकारियों ने अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए आंतरिक मतदान किया। बीजेपी के प्रदेश महासचिव अश्वत्थ नारायण ने कहा कि वोटिंग के बाद बैलेट जब्त कर लिए गए हैं और पार्टी की तरफ से इसकी मतगणना होगी। जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा लोगों की पसंद होगा उसका नाम पार्टी आला कमान के पास भेजा जाएगा। साथ ही आगामी चुनावों के लिए उम्मीदवार के नामों को अंतिम रूप देने के लिए 1 से 3 नामों पर विचार किया जाएगा। हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीतने वाले निखत जरीन का हैदराबाद पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान तेलंगाना के मंत्री वी श्रीनिवास समेत कई लोगों ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। निखत वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दूसरी बार गोल्ड मेडल जीतने में सफल रही है। निखत पूर्व वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम के बाद बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 2 या उससे ज्यादा पदक जीतने वाली देश की दूसरी महिला बॉक्सर है। बता दें कि फाइनल में उन्होंने वियतनाम की गुएन थी टैम को हराकर खिताब पर कब्जा किया।